नमस्कार विद्यार्थियों, दिग्गज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अपन जो है साइंस और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के इस सब्जेक्ट के जो जिस टॉपिक का अपन अध्ययन कर रहे हैं वो टॉपिक है अपना ह्यूमन डिजीज, मानवीय रोग। तो विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में अपन ने देखा है कि जो रोग है उनको अपन उनकी नेचर और अध्ययन की सुविधा के हिसाब से दो प्रकारों में जो है विभक्त कर लेते हैं। एक रोग वो जो जन्मजात होते हैं, दूसरे रोग वो जो अपन अर्जित करते हैं। दो प्रकार में अपन बांट लेते हैं। जन्मजात रोग, जो रोगी है वो माँ के पेट से या गर्भावस्था के दौरान ही उनको लेकर पैदा होता है, जो कि आनुवांशिक भी हो सकते हैं या एक पीढ़ी तक ही सीमित रह सकते हैं। तथा जो अर्जित रोग होते हैं उनको अपन जीवन जीने के दौरान, वातावरण के दौरान नेचर से प्रकृति से अर्जित करते हैं, जो कि विभिन्न रोग कारक जो है जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है या और कोई अन्य रोग कारक एजेंट जो है अपना उसके कारण होते हैं। उनको भी दो प्रकारों में अपन बांट लेते हैं। एक वो रोग होते हैं जो संक्रामक होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक समाज से, सोसाइटी से एक बड़े जो है एक परिदृश्य में फैल सकते हैं, जो कि एपिडेमिक हो सकती है, पेंडेमिक हो सकती है और आपकी एंडेमिक, यानी एक छोटे स्तर पे भी रह सकते हैं, एक बड़े स्तर पे भी हो सकते हैं और एक महामारी के रूप में पूरे संसार में भी फैल सकते हैं। तथा जो असंक्रामक रोग होते हैं वो एक रोगी तक ही सीमित रहते हैं। उनका भी अर्जन जो है नेचर से ही होता है, प्रकृति से होता है, जो कि अपने विटामिन के रोग हो गए जो कि पोषण संबंधी कमियों के कारण होते हैं, या हार्मोन्स के रोग हो गए आपके, या किसी जो अपना मॉलिक्यूल्स है या हानिकारक पदार्थ हैं जो उद्योगों वगैरह के द्वारा जो स्रावित किए जाते हैं उनसे भी हो सकते हैं। तो उनके द्वारा भी बहुत सारे रोग होते हैं। तो दो प्रकार के जो मुख्यतः रोग होते हैं उनमें से एक होता है अपना जन्मजात और एक होता है अपना अर्जित रोग। अर्जित में दो प्रकार के अपन ने पढ़े, एक संक्रामक, असंक्रामक। तो संक्रामक में जो अपन पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज इनको बोलते हैं, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो है वो कई सारे कारणों से हैं। रोग कारक जो है अपने, जैसे वायरस हो गया आपका, बैक्टीरिया हो गया, डिकेट्सिया हो गया आपका, प्लाज्म प्रोटोजोआ हो गया आपका, या फंगस हो गई कोई, या माइकस हो गया, या इनके आदि इनके द्वारा होते हैं। सबसे ज्यादा जो होने वाले रोग हैं वो संक्रामक रोग ही होते हैं, जिनकी व्यापकता बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये महामारी का रूप भी ले सकते हैं। तो संक्रामक रोग ही बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा होने वाले रोग क्या है? संक्रामक रोग ही होते हैं। तो इनमें अपन जो पहला जो एजेंट लिया है अपन ने रोग कारक का, वो लिया है अपन ने कौन सा? वायरस। वायरस अपन ने लिया है। तो वायरस में जो अपन अब तक जो अध्ययन कर चुके हैं उनमें जैसे HIV का अध्ययन अपन कर चुके हैं, उसके बाद हिपेटाइटिस का अपन अध्ययन कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। उसके बाद जो है अपन मीजल्स, मम्स और रूबेला, इनका भी अपन अध्ययन कर चुके हैं। तो ये 4-5 प्रकार के रोग जो हैं अपन पढ़ चुके हैं विस्तृत रूप से। आज जो रोग अपन पढ़ने वाले हैं वो रोग जो हैं आप सभी उनसे अच्छी तरह परिचित हैं, नाम सुना है आप सभी ने, देखा भी है। पोलियो, जो डिजीज अपन लेने जा रहे हैं पहली, वो है पोलियो। आप सभी विद्यार्थियों परिचित हो इस रोग से। इसके जो रोगी हैं अपन ने देखे भी हैं, कई गांवों में इक्के दुक्के या शहरों में जो हैं अपने मिल जाते हैं पोलियो के रोगी। अपन ने देखा है कि जिनके एक पैर से विकलांग है या हाथ से विकलांग रहते हैं, तो वो रोगी क्या है? पोलियो के हैं। पोलियो मतलब कमजोर होना, जिसके हाथ पैर जो क्या होते हैं? कमजोर रह जाते हैं। तो विद्यार्थियों, पोलियो जो है एक वायरल डिजीज है। किस कारण से होती है? पोलियो वायरस के कारण होती है। कौन सा वायरस है? पोलियो वायरस है, उसके कारण होती है। अब ये वायरस जो है आपके कहाँ इफेक्ट करता है, किसको प्रभावित करता है? आपके तंत्रिका तंत्र को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके गले को, आपके आंतों को, इन 3 जगहों को क्या है? प्रभावित करता है। जब आपको इसका संक्रमण हो जाता है तो
सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है, जिस जिस तंत्र पर शरीर के प्रभाव पड़ता है, वो तंत्र अपना कौन सा है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। विद्यार्थियों, तंत्रिकाएं अपने शरीर में मुख्य होती है, जो कि संवेदनाओं को जो है मस्तिष्क से एक अंग से दूसरे अंग तक जो है, दूरस्थ स्थानों तक जो है, वहां अपना जो है मस्तिष्क का जो भी आदेश होता है, जो भी सिग्नल होता है, उसको लेके जाती है। तो तंत्रिकाएं क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब तंत्रिका सिस्टम पर अगर असर पड़ रहा है, तो जिस प्रकार की तंत्रिका पर जो है असर पड़ेगा, जैसे हाथ वाली जो अगर तंत्रिका है उस पर अगर अफेक्ट कर रहा है, तो आपके हाथ पे असर पड़ेगा, पैरों वाली पे, पैरों पे असर पड़ेगा। मतलब जिस पार्ट की जो नर्वस है उस पर अगर ये अटैक कर रहा है पोलियो वायरस, तो उस अंग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है, जब भी ये नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा तो क्या होगा? अपन को लकवा आ जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा, सडन पैरालाइसिस। पैरालाइसिस यानी लकवा मार जाएगा। तो पोलियो का मुख्य जो है सिम्टम जो है, लक्षण है, वो क्या है? पैरालाइसिस, एक्यूट फ्लेसिस, AFP। पोलियो के वायरस द्वारा जो भी लकवा होता है उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? AFP, एक्यूट फ्लेसिड पैरालाइसिस। यानी तीव्र गति से रोगी को पता भी नहीं चलता है, उसके लक्षणों का भी ढंग से प्रकट नहीं होते हैं उसके लक्षण उस रोगी में, परंतु उसको अचानक से बिना किसी कारण के क्या होता है? लकवा मार जाता है। तो वो किस कारण से हो सकता है? पोलियो वायरस के कारण। तो पोलियो वायरस के कारण जो लकवा होता है रोगी को, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्यूट फ्लेसिड पैरालाइसिस, AFP। तो यह रोग जो है वो तंत्रिका तंत्र पर मुख्यतः प्रभाव डालता है। गले में भी इंफेक्शन हो सकता है, आंत्र में भी इंफेक्शन होता है, परंतु मुख्य इंफेक्शन जो होता है वो किसमें होता है? तंत्रिकाओं पे होता है। तंत्रिकाओं पे इंफेक्शन होगा तो क्या होगा? तंत्रिकाएं कमजोर हो जाएगी। कमजोर हो जाएगी तो जो मसल्स है उस जगह की, जिस जगह की तंत्रिका कमजोर हुई है, जैसे पैरों की हुई है, तो पैरों की मसल जो है वो वीक हो जाती है, वीक होकर सिकुड़ जाती है, तथा वो अंग जो है बिल्कुल पतला हो जाता है। इसीलिए वो रोगी जो है उस जगह से क्या हो जाता है? विकलांग हो जाता है। या तो पैरों से होगा या हाथों से वो क्या? विकलांग हो जाता है। तो मुख्य लक्षण क्या है इसका? एक्यूट फ्लेसिड पैरालाइसिस हो जाता है, यानी तुरंत प्रभाव से जो है रोगी को लकवा मार जाता है, तथा वो अंग जो है उसका वो बेकार हो जाता है, यानी छोटा हो जाएगा। आपने देखा होगा पोलियो के रोगी जिनके पैर बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं, पतले से हो जाते हैं। तो ये वायरस जो है वो तंत्रिका तंत्र पर सर्वाधिक असर डालता है। अब संक्रमण किससे होगा? कि दूषित जल और भोजन द्वारा। यह वायरस किससे फैलता है? आपकी हाइजीन मेंटेन नहीं रखने के कारण। जब जो व्यक्ति जो है वो अपनी जो आसपास की जो स्वच्छता है, हाइजीन है, वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो जो खाना खा रहे हैं वो दूषित हो गया, जो पानी पी रहे हैं वो दूषित हो गया, तो इस वायरस का फैलने का वो सबसे बड़ा कारण है। तो दूषित जल या दूषित भोजन अगर आप इनटेक कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, तो ये संभावनाएं प्रचुर होती है कि आपको पोलियो वायरस का संक्रमण हो सकता है। वैसे तो पहले ये जो रोग है सिर्फ बच्चों में होता था, परंतु बड़ों में भी हो सकता है। जिनका अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ हो बचपन में, तो बड़ों में भी ये अटैक कर सकता है, परंतु सामान्यतः जनरली जो ये वायरस जो है वो 5 साल से छोटे बच्चों को ही अटैक करता है। तो दूषित जल और भोजन द्वारा ये फैलता है। अब संक्रमित व्यक्ति के मल या बलगम से भी फैल सकता है। अगर आप शौचालय जा रहे हैं, फ्रेश होने जा रहे हैं, तो अगर आप आके आपके हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, अगर आपके हाथों को ढंग से नहीं धोते हैं, तो ये क्या होता है? ये रोग आपका फैल सकता है। अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं, अगर आप दूषित जल में तैर रहे हैं, या वायरस युक्त सतह, अगर रोगी जो है उसने किसी जो चीजों को छू लिया है, किसी वस्तुओं को छू लिया है, अगर स्वस्थ व्यक्ति उनके संपर्क में आ गया तो इस रोग के फैलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो पोलियो का वायरस जो है वो किस प्रकार से फैल सकता है? मुख्यतः क्या है? दूषित जल और भोजन। अगर गंदा जल और जो कॉन्टिमिनेटेड फूड जो है, गंदा बासी भोजन जो है, अगर आप ले रहे हैं, अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये चांसेस संभवतः बहुत बढ़ जाते हैं कि आपको पोलियो की बीमारी हो जाएगी। इसके अलावा जो है,
अगर आप रोगी अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, रोगी के द्वारा छुई गई वस्तुएं जो है या रोगी के द्वारा छुई गए कई सारे निजी सामान हैं, अगर आप उनके संपर्क में आ रहे हैं तो हो सकता है, या फिर आप गंदे पानी में तैर रहे हैं, दूषित जल को पी रहे हैं, तो आपको क्या होता है, वायरस पोलियो का जो है वो संक्रमित कर सकता है। या फिर आप जो है अपने हाथों की हाइजीन को है मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। विद्यार्थियों, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं कि अपने हाथ जो हैं ये वायरल डिजीज को फैलाने में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। अगर आप अपने हाथों की हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते हैं तो ये संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है कि आपको किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वायरस जो है वो आपके गंदे हाथों से ही फैलता है। क्योंकि हाथ आपके ऐसे हैं, खाना भी खाओगे हाथों से, चेहरे को छूओगे, आंखों को छूओगे, किसी से हाथ मिलाओगे तो आपके हाथ का उपयोग ही सबसे ज्यादा होता है। तो गंदे हाथ जो है वो आपकी अधिकतर वायरल डिजीज को फैलाने में सहायक होते हैं। तो बचाव क्या है, कई प्रकार की वायरल बीमारियों से अगर अपन हाथों को अच्छे से साफ रखें, डिसइंफेक्टेड रखें, हाथों को अपनी हाइजीन मेंटेन रखें, हाथों की खाने से पहले अगर आप हाथ धोते हैं या आप जो है शौचालय जाते हैं उसके बाद अच्छे से हाथों को डिसइंफेक्टेड करते हैं, तो ये संभावनाएं जो है आपको वायरल डिजीज होने की वो बहुत कम हो जाती है। जैसे कि अभी अपने कोरोना देखा था थोड़े दिनों पहले, 2020-22 के बाद कोरोना आया था, उस टाइम पे तो अपन ने खूब सैनिटाइज किया था हाथों को बार बार। तो कोरोना भी क्या था, एक वायरल डिजीज है, अभी भी चल रहा है, परंतु उस समय जो है व्यापक रूप से आया था, एक महामारी थी। तो अपन ने कैसे बचाव किया अपना, मास्क लगा के और हाथों को डिसइंफेक्टेड करके या हाथ सैनिटाइजर से हाथों को धो के। तो हाथों की हाइजीन को अगर अपन मेंटेन रखते हैं तो अपन पोलियो जैसी अन्य वायरल बीमारियों भी है उन सबसे भी अपना बचाव हो सकता है या अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है, पोलियो वायरस से अटैक किस पे करता है, नर्वस सिस्टम पर करता है, तंत्रिका तंत्र पर करता है, जिस कारण क्या होता है, AFP एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, तुरंत प्रभाव से पता ही नहीं चलता है, तीव्र गति से जो है वो रोगी को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, जिससे क्या होता है, एक किसी प्रकार का अंग या तो हाथ है या आपके पैर है वो बिल्कुल विकलांग हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, वहां की मसल सिकुड़ जाती है। ये मुख्य लक्षण है। जैसा कि ये अपन इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो मसल्स, ये घुटना है, ये देखो, ये यहां से ये पैरालाइज्ड है पैर, ये वाला पैर जो है ये बिल्कुल सही है और ये पैरालाइज्ड पैर है, ये पोलियो वायरस से संक्रमित हो चुका है। तो ये पूरा पैर जो है रोगी का वो इस तरह होता है। तो ये क्या होता है, आपका घुटना बेंड हो जाता है बिल्कुल एक तरह से, और उसको आप सीधा नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा का वैसा ही रहता है। ये हाथों को देखिए आप, ये देखिए जैसा कि ये डायग्राम में बताया, ऐसे ये पतले, यहाँ की मसल सिकुड़ गई है बिल्कुल, और ये एक तरह से जैसे उंगलियां सिकुड़ गई है। तो ये इसके लक्षण होते हैं ये रोगी। विद्यार्थियों, आपने देखे भी होंगे ये रोगी समाज में, अपने गांव में या कहीं भी इक्का दुक्का मिल जाते हैं ये रोगी पोलियो के। तो लक्षण क्या हो गए, पोलियो के जो लक्षण हैं वो ज्यादातर क्या, आपने जो सिंपल फ्लू होता है, जैसे मौसमी बीमारी है फ्लू, जैसे अभी अपने जब भी मौसम बदलता है सर्दियों में या कभी भी जैसे मौसम बीमारी होती है अपन को, मौसमी बीमारियां, तो फ्लू हो जाता है अपन को, जिसमें नॉर्मल खांसी जुकाम होते हैं। तो इसमें ज्यादातर क्या होता है, फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, हल्के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं कि आप पोलियो वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कई दिनों तक आपके लक्षण क्या होते हैं, प्रकट नहीं होते, परंतु सडन एकदम से जो आपको क्या होता है, पैरालिसिस AFP हो जाता है। तो ये फ्लू जैसे लक्षण, कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे बुखार हो गई, थकान हो गई, गले में खराश हो गई, सिर में दर्द हो गया। ये इस तरह के जो फ्लू के जो लक्षण हैं, अपने आमतौर पर जो फ्लू होता है, उस मौसमी बीमारी एक तरह की, तो उस तरह के लक्षण हो सकते हैं। पाचन संबंधी समस्याएं भी हो जाती है, जैसे उल्टी है, दस्त है, भूख नहीं लगना, पेट दर्द वगैरह, ये भी हो जाती है। तो इस तरह के लक्षण इसके प्रकट हो सकते हैं। मुख्य लक्षण जो है इसका, ये एकदम से प्रकट नहीं होता है, बहुत टाइम बाद जाके, जब वायरस से आप संक्रमित हो जाते हैं तो बहुत समय बाद जाके इसका जो मेन लक्षण है,
आपका पैरालिसिस होना वो प्रकट होता है। शुरुआत में जो है फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं, तो इससे क्या है कि रोगी जो है वो समझ नहीं पाता कि मैं पोलियो वायरस से संक्रमित हो गया हूं या फ्लू से संक्रमित हूं। सेम वैसे के वैसे लक्षण होते हैं। तो इसके जो वायरस हैं वो क्या होते हैं, स्पाइनल ब्लड के साथ साथ क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी पहुंच जाते हैं, जहां से वो विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं जो होती है कई अंगों तक जाती हैं, उन तंत्रिकाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे कि मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, टांग हाथ पैर व हाथ वगैरह निष्क्रिय हो जाते हैं तथा बच्चे जो विकलांग हो जाते हैं। लकवा जो है वो स्थायी रूप से हो जाता है। अब इसका एक डायग्नोसिस कैसे करेंगे, निदान कैसे करेंगे, तो रोग किससे हो रहा है, दूषित भोजन और जल से हो रहा है। तो रोगी की लार हो सकती है, रोगी का मल हो सकता है, रोगी का ब्लड का सैंपल हो सकता है, रोगी का जो स्पाइनल फ्लूइड होता है, रीढ़ की हड्डी का जो सीएसएफ जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उस फ्लूइड की भी जांच के द्वारा अपन इस वायरस को डिटेन कर सकते हैं, इस वायरस का पता लगा सकते हैं। अब क्या है कि जो विद्यार्थियों जितनी भी वायरल जो बीमारियां है ना, उसका क्या है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वायरस जो है वो क्या होता है, पल पल जो है अपने आप को बदलता रहता है। इसलिए वायरस की क्या है, अभी तक जितनी भी वायरल डिजीज है आप कोई सी भी उठा लो, उसके सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उपलब्ध है, या फिर उसका अपन क्या हो सकता है, वैक्सीन द्वारा एंटीबॉडी बना के अपन बचाव कर सकते हैं। उसका जो है इलाज जो है पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया है। तो आप जितनी भी वायरस की बीमारियां हैं उनमें आप ये देखेंगे कि उनकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अभी तक मार्केट में नहीं आई है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे आपको बुखार हो रहा है, पैरासीटामोल ले लिया, जुकाम हो गया, एंटी एलर्जिक दवाइयां ले ली, तो सभी में जो है आपके लक्षण के अनुरूप दवाइयां, जैसे उल्टी दस्त है, उल्टी दस्त रोकने की दवाइयां ले ली, तो लक्षण के अनुसार अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तथा वायरल डिजीज जो है वो कुछ बीमारियों में आपको स्थायी रूप से क्षति हो जाती है, परमानेंट जो है वो डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे पोलियो है, इसी में अपन ले लें कि आपको परमानेंट रूप से उसमें डिसेबिलिटी हो गई है। अतः कुछ बीमारियां जो है जैसे फ्लू वगैरह हैं, या आपके मीजल्स हैं, या आपके चिकन पॉक्स हैं, स्मॉल पॉक्स हैं, ये बीमारियां कुछ समय बाद शरीर जब एंटीबॉडी बना लेता है तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। कुछ समय का इनका पीरियड रहता है, वो बीमारियां ठीक हो जाती है। या कुछ बीमारियों में जो है जैसे रेबीज हो गया या HIV हो गए, तो उनमें क्या होता है, धीरे 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 जो रोगी है वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कुछ समय तक जो है अपन दवाइयों से या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से उनको रोक सकते हैं। तो वायरल डिजीज जितनी भी है उनका इलाज अभी प्रॉपर रूप से संभव नहीं हो पाया, केवल सिम्टोमेटिक अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पोलियो के केस में जो है 1995 में 1995 में सबसे पहले जो है पोलियो का प्रोग्राम चलाया गया था। एक लार्ज स्केल पे जो है पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था। 1995 में जो है में पोलियो का एक लार्ज स्केल पे जो है पोलियो उन्मूलन इरेडिकेशन के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें जो है ओरल पोलियो वैक्सीन OPV जिसको बोलते हैं अपन, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो प्रयोग में की गई थी। 2 बूंद जिंदगी की। आप सभी जानते हैं कि साल में 2 बार जो है वो पोलियो के वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं। 2 बार साल में व्यापक रूप से जो है अलग से एक रूटीन इम्यूनाइजेशन के अलावा जो है वो अलग से पोलियो का जो है एक प्रोग्राम चलता है। अब एक खुशखबरी अपने लिए है कि सन 2000 में जो भारत जो है वो पोलियो से मुक्त हो गया है। पोलियो जो है भारत से सन 2000 में उन्मूलित इरेडिकेट हो चुका है। परंतु इस स्थिति को बनाए रखने के लिए अभी भी साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार जो है वो पल्स पोलियो के व्यापक रूप से वैक्सीनेशन के प्रोग्राम जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं। तो उसमें कौन सी दवाई पिलाई जाती है? ओरल पोलियो वैक्सीन। अपन सभी जानते हैं 5 साल से छोटे बच्चों को जो अपने हेल्थ वर्कर्स हैं, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, वो आते हैं अपने घर पे, एक दिन घर पे पिलाते हैं, डोर टू डोर प्रोग्राम होता है, तथा दूसरे और तीसरे दिन 3 दिन का ये प्रोग्राम होता है। विद्यार्थियों, पहले दिन जो है वो होम टू होम विजिट होती है, घर से घर में जाएंगे, 5 साल से छोटे बच्चों को ढूंढेंगे, अगर है तो 3 दिन का ये प्रोग्राम होता है। दूसरे दिन जो है वो
तो उनको 2 बूंद पोलियो की जो वैक्सीन है वो पिलाएंगे। दूसरे और तीसरे दिन जो सेंटर है अपना, चाहे आपका जो बूथ बनाया जाता है पोलियो का, वो आंगनबाड़ी केंद्र हो सकता है, आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, आपका सीएससी हो सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो सकता है, जो भी अपनी स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं जैसे सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, डीएच वगैरह, एसडीएच वगैरह या मेडिकल कॉलेज वगैरह, वहां बूथ बनाए जाते हैं। तो वहां आके या आंगनबाड़ी केंद्र जो है अपने, या कोई अपना ऐसी जगह जहां पर आसानी से जो है वो आप पहुंच सको, ऐसी जगह इसका बूथ बनाया जाता है। वहां स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित रहते हैं। तो उस वाइल से क्या होता है, आपको दवाई पिलाते हैं छोटे बच्चों को, 5 साल से छोटे बच्चों को। तो वो सुना होगा आपने, 2 बूंद जिंदगी की, ये इसका स्लोगन है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। तो सन 2014 में भारत जो है वो पल्स पोलियो से मुक्त हो चुका है। पल्स पोलियो जो वायरस है पोलियो के, वो टाइप 1, 2, 3 प्रकार के होते हैं। पोलियो आमतौर पर क्या होता है, 5 साल से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। परंतु अगर किसी को बचपन में वैक्सीनेशन नहीं किया गया है, वैक्सीनेटेड नहीं किया गया है, तो बड़ों को भी यह संक्रमित कर सकता है। अब पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अलावा जो अपना प्रोग्राम चलता है पल्स पोलियो का स्पेशल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो 1995 से चल रहा है अपना, उसके अलावा जो अपना रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो कि बच्चों को आपने देखा होगा ममता कार्ड बनता है, जो कि पोलियो के अलावा और भी जो अपनी बीमारियां हैं, और भी अपनी डिजीज है, 10-12 डिजीज है, जिन वायरल है, जिनमें बैक्टीरियल भी है, उनके रोकथाम के लिए जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है। उसकी अपन एक स्पेशल अलग से क्लास लेंगे, उसमें मैं आपको सारा बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियों के कौन कौन से टीके हैं और कितनी डोज लगती है, कितनी उम्र पे लगती है, उसको अपन देखेंगे। तो उनमें भी जो पोलियो जो है, पोलियो के लिए है आपको वो 0 जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे, फिर उसके बाद 1.5 महीने में, फिर उसके बाद 2.5 महीने में, फिर उसके बाद 3.5 महीने में, और उसके बाद जो है आपको 5 साल या जो है 16 महीने या 24 महीने में 2 बार इसकी बूस्टर डोज जो है वो दी जाती है। वो अपन इम्यूनाइजेशन रूटीन इम्यूनाइजेशन की जो क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे। तो देखिए कितना बड़े रूप में जो है पोलियो से बचाव के लिए जो है अपन वैक्सीनेशन कर रहे हैं, कि साल में 2 बार जो है वो पल्स पोलियो का अलग से अपन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, जिनमें ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। उसके अलावा जो है वो आप देखिए कि जो अपने पोलियो की जो है वो 0, 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने, इसके अलावा 2 बूस्टर डोज, तथा इसके अलावा FIPV फ्रैक्शन IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, FIPV, इसकी भी 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में जो है 3 डोज अपन देते हैं। तो कितने लार्ज स्केल पर पोलियो से बचाव के लिए जो है अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जो है अब तक जो है 2 प्रकार की अपन वैक्सीन जो है उपयोग करते हैं। सबसे पहली है निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन, जिसको भी बोलते हैं IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इस वैक्सीन में जो है पोलियो के जो है किल्ड वायरस, मृत वायरस वैक्सीन 2 प्रकार की बनती है। एक में जिसमें कम मात्रा में जो है उसके जीवित जो वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं उनको लिया जाता है। एक प्रकार की जो वैक्सीन होती है उसमें जो है उसके किल्ड वायरस यानी मृत जो वायरस होते हैं उनको लिया जाता है। अब विद्यार्थियों, वैक्सीन भी एक तरह का क्या है, एंटीजन है। अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होते हैं, दोनों एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो वैक्सीन भी क्या है, एक तरह का एंटीजन है, एंटीजन का काम करता है, क्योंकि ये शरीर में एंटीबॉडी को बनाने के लिए प्रेरित करता है, एंटीबॉडी बनने हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। क्योंकि तो वैक्सीन भी क्या है, एक प्रतिरक्षा अर्जित करने में सहायक होता है। तो वैक्सीन क्या है, एक प्रकार का एंटीजन है। तो इसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार के वायरस या जीवाणु का उपयोग किया जा सकता है। एक प्रकार का वो होता है जो जिसमें किल्ड वायरस या किल्ड बैक्टीरिया होते हैं, और एक प्रकार का वो होता है जिसमें उसकी कुछ मात्रा में उसकी जो टॉक्सिसिटी है, वायरस की विषाक्तता, उसको हटाने के बाद कुछ मात्रा में जो जीवित विषाणु है शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं या आपको पिलाए, मुंह से, ओरल से दिए जाते हैं, ताकि अपने शरीर में क्या है, इम्यून पावर
अपने एंटीबॉडी बन जाए, ताकि जब भी भविष्य में अगर अपन उस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं तो पहले से शरीर जो है एंटीबॉडी बनी रहती है, तो शरीर क्या उसको पहचान लेगा, एंटीबॉडी उन एंटीजेंस को पहचान लेगी तथा उसको खत्म कर देगी, तो वो बीमारी होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो वैक्सीन क्या काम करती है, एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करती है शरीर में, शरीर का इम्यून सिस्टम है उसको जागृत करती है, ताकि अपन जो भी बीमारियां जिनका इलाज अभी तक वर्तमान में जो है संभव नहीं है, उन बीमारियों का अच्छे से इलाज हो सके। तो दो प्रकार की वैक्सीन जो है पोलियो में दी जाती है। एक वैक्सीन जो है वो किल्ड पोलियो वायरस जो है, मृत पोलियो वायरस उनकी होती है, और एक होती है अपने लाइव, वीक होते हैं वो, जीवित होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन जो है आईपीवी, उसका आविष्कार जो है वो साल्क ने किया था। तो उसमें क्या है, मृत वायरस का उपयोग किया जाता है। तथा जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो अपने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है अलग से होता है, उसमें दी जाती है। तो उसमें कौन सी वैक्सीन दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। इस वैक्सीन में जो वीक जो है परंतु लाइव वायरस होते हैं पोलियो के, और इसका आविष्कार किसने किया था, सेबिन ने किया था, अल्बर्ट सेबिन ने। तो पोलियो की वैक्सीन जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, साक सेबिन वैक्सीन, साक एंड सेबिन वैक्सीन। तो साक ने जो बनाई थी वो बनाई थी आईपीवी, सेबिन ने बनाई थी वो बनाई थी कौन सी, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओपीवी का उपयोग जो है किसमें किया जाता है, अपना जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, 2 बूंद जिंदगी की, उसमें उपयोग किया जाता है। तो याद रखने योग्य बात है। वैक्सीन में जो है मृत व जीवित विषाणु होते हैं, लेकिन उनकी विषाक्तता समाप्त कर देते हैं, शरीर में रोग निरोध यानी एंटीबॉडीज को निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीजन जो है वो कोई भी प्रोटीन पदार्थ जो शरीर में प्रविष्ट करवाने पर एंटीबॉडी को निर्माण को प्रेरित करता है, एंटीजन कहलाता है। आईपीवी का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, इसको पोलियो कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तथा यह प्रोग्राम जो है पोलियो के उन्मूलन हेतु सन 1995 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें ओपीवी अपन देते हैं। इसका स्लोगन क्या है, 2 बूंद जिंदगी की। तथा सार्वजनिक जो टीकाकरण प्रोग्राम के तहत बच्चों को जो है वो 6 सप्ताह पर यानी 1.5 महीने, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह तथा 16 से 24 महीने पर ओपीवी की बूस्टर वैक्सीन पिलाई जाती है। तथा एफआईपीवी, फ्रैक्सिनेटेड इनएक्टिवेटेड पोलियो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन जो है वो इंजेक्टेबल जो है वो दिया जाता है, उसका भी टीका लगाया जाता है। तो उसको अपन जो है वैक्सीन की जो अलग से क्लास लेंगे, सारी वैक्सीन को पढ़ेंगे, कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो कितने समय पर और उनकी कितनी डोज होती है वो दी जाती है, और कौन सी बीमारी की दी जाती है उसको, तो उसमें इसको पढ़ेंगे। तो पोलियो आपका हो गया महत्वपूर्ण बीमारी है, किस वायरस के कारण होती है, पोलियो वायरस के कारण होती है। किस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, तंत्रिका तंत्र पर डालती है। कारण क्या है, दूषित जल और भोजन, हाइजीन मेंटेन नहीं रखना। लक्षण क्या है, बहुत कम लक्षण उत्पन्न होते हैं शुरुआत में, पता ही नहीं चल पाता कि आप पोलियो वायरस से संक्रमित हो गए। फ्लू लाइक लक्षण जो हैं, जैसे फ्लू होता है अपना कॉमन खांसी जुकाम की जो बीमारी होती है, फ्लू मौसमी बीमारी होती है, उसके जैसे लक्षण, सिर दर्द हो गया, गले में खराश होगी, नाक बहरी है, पेट दर्द हो गया, उल्टी हो गई, सर दर्द हो गया, बुखार आ गई, ये लक्षण जो है आपके दिखाई देते हैं। परंतु एक मुख्य लक्षण होता है एएफपी, एक्यूट फ्लैसिड पैरालाइसिस। ये लक्षण मुख्यतः होता है जिसमें कि सडन लकवा मार जाता है व्यक्ति को, उसका एक हाथ हो सकता है, एक पैर हो सकता है, उनमें विकलांगता हो जाती है, परमानेंट रूप से वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, वहां की मसल सिकुड़ जाती है और वो बिल्कुल काम नहीं करता है या अनुपयोगी हो जाता है। बचाव क्या है, हाइजीन मेंटेन रखें, दूषित भोजन और दूषित पानी से बचें, अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखें, हेल्दी रखें अपने आप को, हाइजीनिक रखें, हाथों को बरोबर प्रॉपर जो है वो धोते रहें। तथा उसके अलावा जो है एक बचाव है अपना वैक्सीन, जो प्रोग्राम जो है अपना वो चल रहा है। सन 2014 में भारत जो है वो पोलियो से मुक्त हो चुका है, WHO ने ये घोषित कर दिया है। परंतु फिर भी उस स्थिति को बनाए रखने के लिए या कोई भी केस ऐसा आए नहीं, इसके लिए अपन हर साल जो है अलग से पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आयोजित करते हैं। अभी वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, 3 दिन का यह प्रोग्राम होता है। एक दिन जो है घर घर जाके स्वास्थ्य कार्यकर्ता वैक्सीन पिलाते हैं,
2 बूंद पिलाते हैं 5 साल से छोटे बच्चों को, तथा दूसरे और तीसरे दिन जो होते हैं उनके जो बूथ बनाए गए हैं या प्रॉपर अपना जो है स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, सीएससी हो सकता है, जिला अस्पताल हो सकता है, आंगनबाड़ी सेंटर हो सकते हैं, वहां जाके आप अपने बच्चों को पोलियो की दवाई पिला सकते हैं। इसके अलावा जो अपना रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, टीकाकरण प्रोग्राम होता है अपना, जिसमें ममता कार्ड बनता है, उसमें आपको बच्चा जब पैदा होता है 1.5 महीने का, 2.5 महीने का, 3.5 महीने का या 16 से और 24 महीने का जो हो जाता है, तब पोलियो की जो है वो खुराक अलग अलग प्रकार से दी जाती है, तथा 1.5, 2.5 और 3.5 महीने में FIPV फ्रैक्शनेटेड इनएक्टिवेटेड पोलियो इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। तो ये हो गया आपका पल्स पोलियो, या आप जिसको बोलते हैं वैसे पोलियो की बीमारी, पोलियो डिजीज। अगली जो बीमारी है इसके बारे में भी आप अच्छे से परिचित हैं, रेबीज। रेबीज यानी कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी। रेबीज जो है, अपन सभी रेबीज से, अधिकतर लोग जो हैं रेबीज से वो प्रेरित हैं। विद्यार्थियों, कईयों को कई बार जो पागल कुत्ता होता है, अपन ने देखा होगा गांव शहरों में, जो पागल कुत्ता होता है वो काट लेता है। तो उस पागल कुत्ते के काटने से अगर आपको बीमारी हो गई तो वो बीमारी क्या कहलाती है? रेबीज कहलाती है, जिसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फोबिया जो होता है उसका मतलब होता है डर। किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से अगर आपको डर लगता है तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल भाषा में जो अपन क्या बोलते हैं फोबिया, डर। आपको किसी भी प्रकार का डर बैठ जाता है तो उसको क्या कहलाता है? वो फोबिया कहलाता है। और हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? पानी। तो रेबीज जो है उसमें जो मुख्य लक्षण होता है, अगर रेबीज की बीमारी होगी रोगी को, तो वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। पानी की आवाज से डर लगने लग जाता है, या पानी देखते ही रोगी को डर लगने लग जाता है। रेबीज जो है वो 100% फीटल डिजीज है। फीटल डिजीज का मतलब होता है कि अगर आपको ये बीमारी हो गई, रेबीज हो गया, तो आपका कोई उपचार नहीं है, उस व्यक्ति की क्या होगी? मृत्यु हो, निश्चित है मृत्यु ही होगी। तो 100% जो है वो फीटल डिजीज है। तो आप इससे बच सकते हैं। जैसे आपको किसी पागल कुत्ते ने, भेड़िए ने या लोमड़ी ने, या जो अपना जिन जिन जानवरों में ये जो वायरस पाया जाता है उनको, उसने अगर आपको काट लिया है, जैसे पागल कुत्ता हो गया, बिल्ली होगी, गीदड़, भेड़िया, लंगूर आदि, तो आप इसके जो है टीका लगा सकते हैं, इसकी वैक्सीन लगती है, परंतु वो जब तक रोग के लक्षण उत्पन्न ना हो जब तक ही लगती है। अगर आपके रोग के लक्षण उत्पन्न हो गए उसके बाद आपका कोई उपचार नहीं है, उसके बाद 100% आपकी जो है वो फीटल डेथ होगी, 100% आपकी जो क्या है वो मृत्यु होगी। तो रेबीज क्या है? 100% फीटल डिजीज है, यानी हो गया तो मृत्यु निश्चित है। ये वायरल डिजीज है, मनुष्यों व जानवरों दोनों को प्रभावित करती है। एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब है जानवरों से होने वाली, मनुष्यों में होने वाली बीमारियां। अपन ने पढ़ा था जूनोसिस क्या होती है, शुरुआत में अपन ने देखा था पिछली कक्षाओं में कि जूनोसिस जो है वो जानवरों से मनुष्यों में होने वाली बीमारियां या मनुष्यों से जानवरों में होने वाली बीमारियों की स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? जूनोसिस बोलते हैं। तो एक जूनोटिक डिजीज है, क्योंकि कुत्ता, भेड़िए, चमगादड़ है, आपका पागल कुत्ता हो गया, आपका लंगूर हो गया, बिल्ली हो गई, इनकी लार में ये वायरस पाया जाता है। तो इनके काटने से आप संक्रमित हो रहे हैं, आपको ये बीमारी होती है। इसलिए क्या होती है? जानवरों से ये बीमारी किस में हो रही है? मनुष्य में हो रही है, यानी एनिमल टू ह्यूमन। इसलिए इस बीमारी को क्या बोलते हैं? हम जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। एक जूनोटिक पशुजन्य रोग है। तो किस कारण से होता है? वायरस कौन सा है इसका? रेब्डो वायरस है, रेबीज वायरस भी बोलते हैं और स्ट्रीट वायरस भी बोलते हैं। किस कारण से होता है? रेब्डो वायरस, स्ट्रीट वायरस और रेबीज वायरस। जो इसका नाम है वही इसके वायरस का नाम है। क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मस्तिष्क और स्पाइनल
कोड यानी आपका मेरुरज्जु, ये इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो मनुष्य में ऐसे काटने से होता है, कोई भी जानवर जो है जिसमें इसके विषाणु होते हैं उनके काटने से ये रोग होता है। लक्षण क्या हो सकते हैं? सिर दर्द हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है। तेज रोशनी और ठंडी हवा से क्या होता है? रोगी असंवेदनशील होता है। तरल पदार्थ को निगलने में क्या होती है? दिक्कत होती है। रोगी जो है वो पानी को देखने से या पानी की आवाज से ही डरने लग जाता है। तो सबसे मुख्य लक्षण जो है वो इस बीमारी का क्या है? हाइड्रोफोबिया। यही लक्षण जो है इस बीमारी का वो दिखेगा। तो जब भी आपको अगर रेबीज की बीमारी किसी व्यक्ति को, किसी मरीज को होती है, तो उसमें मुख्य लक्षण जो दिखेगा वो दिखेगा हाइड्रोफोबिया। परंतु नहीं हुई अगर आपने बचाव कर लिया तो फिर ये लक्षण दिखाई नहीं देंगे। रोकथाम क्या है? उपचार मुश्किल है। लक्षण दिखने के बाद जैसा कि मैंने बताया 100% फीटल डिजीज है। किसी संक्रमित और जानवर ने जब आपको काट लिया है तो उसकी वैक्सीन लगती है। पहले जो है इसके 14 वैक्सीन लगते थे जो कि पेट के अंदर लगाए जाते थे, परंतु अब एडवांस वैक्सीन आ गई है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन। तो पहले वाली जो है वो शेड्यूल क्या था? 14 इंजेक्शन लगते थे इसके, वो पेट में लगते थे, बहुत ही दर्दनाक था। परंतु अब जो है उसका लेटेस्ट एडवांस जो है वैक्सीन आ गई है, वो उसमें 5 वैक्सीन लगती है आपको, 5 टीके लगते हैं जो कि पेट में नहीं लगते, इंट्रामस्कुलर लगते हैं। तो 5 लगते हैं। उसमें जो है कैसे लगते हैं वो? एक तो 0, एक 3, एक 7, एक लगता है आपका 14, एक लगता है आपका 28। इसको मैं समझा देता हूं। 0वां डेज का मतलब हो गया कि जिस दिन आपको कुत्ता काटा, जिस दिन आपको कुत्ता काटा है उसको 0 डेज बोलते हैं। आप जैसे ही काटा स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे, जहां इसकी वैक्सीन उपलब्ध है वहां आप वैक्सीन लगवा लें, तो वो 0 की वैक्सीन होगी। यानी फर्स्ट वैक्सीन है वो 0 डेज में लगेगी। फिर तीसरे दिन, 3rd डेज जो होगा उसमें आपकी जो है वो 2nd वैक्सीन लगेगी। तीसरा दिन जो हो जाएगा जब आप कुत्ता काटा है तो आपकी 2nd वैक्सीन लगेगी। फिर 7वें दिन में आपकी 3rd वैक्सीन लगेगी। फिर 14वां दिन हो जाएगा उसमें 4th वैक्सीन लगेगी। तो 28वां दिन, यानी पूरे 1 महीने का शेड्यूल हो गया आपका। 28वें दिन जो है आपकी वो 5वीं वैक्सीन लगेगी। तो अब जो है वैक्सीन का काफी सिंप्लीफिकेशन हो चुका है। पहले बहुत दर्दनाक था, 14 टीके लगते थे जो भी पेट में लगते थे। तो अब जब भी आपको इस तरह का कोई जानवर काटता है जो कि रेबीज से संक्रमित कर सकता है, जैसे पागल कुत्ता हो गया, भेड़िया हो गया, लंगूर हो गया, बिल्ली हो गई, अगर ये काटते हैं या खरोंच देते हैं जहां आपके खून भी निकलता है अपने दांतों से, तो आपको जो है पहला काम क्या करना है? वैक्सीन लगानी है, ARV वैक्सीन, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, केवल बचाव है। तथा रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। बहुत फेमस नाम है लुई पाश्चर, जिन्होंने दूध का पाश्चुरीकरण सिद्धांत दिया था, तथा पाश्चर जिन्होंने रेबीज की वैक्सीन की खोज की थी। तो रेबीज किस कारण से होता है? वायरल डिजीज है, 100% फीटल डिजीज है। नहीं हुआ जब तक आप वैक्सीन से बच सकते हो गया उसके बाद कोई बचाव नहीं है, मृत्यु निश्चित है। तो कौन सा वायरस है? रेब्डो वायरस भी बोल सकते हैं, स्ट्रीट वायरस भी बोल सकते हैं, और रेबीज वायरस भी बोल सकते हैं। प्रभावित किसको करता है? आपके जो है आपका तंत्रिका तंत्र जो है उसको प्रभावित करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मुख्य लक्षण जो है वो क्या है? हाइड्रोफोबिया। इसके अलावा कुछ लक्षण जो हैं, गले में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है, वो भी हो सकते हैं। तेज रोशनी से या ठंडी हवा से आप संवेदनशील, असंवेदनशील जो है हो सकते हो। परंतु मुख्य लक्षण क्या है? हाइड्रोफोबिया। व्यक्ति भी क्या होता है? पागल टाइप में हो जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क जो है वो प्रभावित होता है। तो इस बीमारी की चरम सीमा में क्या होता है? व्यक्ति पागल टाइप में हो जाता है, पानी देखते ही उसको डर लगने लग जाता है, यानी फोबिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया। बचाव क्या है? घाव हो गया तुरंत साफ करें साबुन के पानी से, तथा नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाएं, तथा एंटी रेबीज वैक्सीन, ARV वैक्सीन, जो कि शेड्यूल क्या है उसका? 0, 3, 7, 14 और 28। 0 दिन, 10 दिन काटा है, फिर तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन 5 वैक्सीन जो है आप लगाएं।
अब जो है वैक्सीन का बहुत सिंप्लीफिकेशन हो गया है, ज्यादा दर्दनाक भी नहीं है, तो बचाव ही इसका क्या है, एक उपचार है। बाकी जो आपके पालतू जानवर जो हैं, अगर आप में कुत्ता बिल्ली अगर घर में पाल रखे हैं, उनको भी वैक्सीनेटेड करवाते रहें, ताकि जब भी अगर वो आपको काटें तो ये बीमारी ना हो। विद्यार्थियों, अपनी अगली जो बीमारी है इन्फ्लुएंजा, आप सभी जो है इससे अच्छी तरह से वाकिफ है, जानते हैं, इसको अच्छी तरह पहचानते हैं, नाम सुना है। इसका दूसरा नाम जो है वो होता है फ्लू। क्या है दूसरा नाम इसका? फ्लू। विद्यार्थियों, जब भी मौसम चेंज होता है, चाहे गर्मी खत्म होने के बाद सर्दियां आती है या सर्दियां खत्म होने के बाद जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, उस दौरान आपने देखा होगा कि खांसी जुकाम जो है वो प्रचुर मात्रा में या अपनी बहुत बड़ी आबादी को है वो अफेक्टेड करता है। तो वो कौन सी बीमारी है? फ्लू, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली बीमारी। तो ये एक कॉमन बीमारी है जो कि हम सभी हर साल, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे मौसमी बीमारी, मौसम चेंज होता है उस समय इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। तो फ्लू हो जाता है, खांसी जुकाम, जिसको कॉमन भाषा में, सामान्य भाषा में अपन बोलते हैं। तो इन्फ्लुएंजा क्या है? एक फ्लू है, एक प्रकार का ऑर्थोमिक्सो वायरस जो होता है, उस वायरस के कारण यह बीमारी होती है। ए, बी और सी प्रकार का होता है, 3 प्रकार का इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फ्लुएंजा जो है वो 3 प्रकार का होता है, इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी। तो इन्फ्लुएंजा ए और बी जो हैं वो सीजनल होते हैं, जैसे ही मौसम चेंज होगा उस दौरान ही फैलते हैं अमूमन, या तो ज्यादातर कब फैलते हैं? सर्दियों में फैलते हैं। परंतु सी प्रकार का जो होता है वो पूरे वर्ष भर आपको संक्रमित कर सकता है। तो 3 प्रकार के होते हैं, ए और बी और सी। ए और बी जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, कि जैसे ही मौसम बदलेगा वैसे ही ए और बी प्रकार के इन्फ्लुएंजा हैं, वायरस जो हैं वो आपको संक्रमित करेंगे। लक्षण क्या होते हैं? फ्लू के लक्षण आप सभी जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो कि फ्लू होने से क्या हुआ। एक तो सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, गले में जो है ये अटैक करता है, क्योंकि ट्रेकिया जो है आपके श्वास नली, उसको ये संक्रमित करता है। तो श्वास नली से जितने भी जुड़े हुए रोग हैं, आपके नाक बहना है, आपका खांसी है, आपके जुकाम है, आपको न्यूमोनिया भी हो सकता है, श्वास लेने में भी दिक्कत आ सकती है, बुखार कॉमन साइंस सिम्टम्स है इसका। तो ये लक्षण जो है आपको फ्लू के होंगे। तो फ्लू तो है, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फ्लू तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, मौसमी बीमारी है, और इसके लक्षण जो हैं वो क्या है वो अपने आप आपको आ जाएंगे। बचाव क्या है? हाइजीन मेंटेन रखनी है आपको, क्योंकि ये बीमारी जो है वो एयरबोर्न है, वायु के द्वारा फैलती। जब भी रोगी जो है खांसता है, छींकता है, नाक बह रही है उसकी, जैसे ही स्वस्थ व्यक्ति जो है इन सब के संपर्क में आता है उसमें ये बीमारी फैल जाती है। तो हाथों की हाइजीन को मेंटेन रखें, नाक मुंह को ढककर रखें। रोगी जो है वो भी अपने नाक और मुंह को ढककर रखे, खांसे छींके जब जो है वो नाक को और मुंह को ढके, ताकि अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में ये बीमारी ना फैले या ये फ्लू जो है ना फैले। अमूमन जैसे परिवार में, घर में किसी एक व्यक्ति को फ्लू हो गया तो संभावना क्या होती है कि जो अन्य सदस्य हैं उनमें भी इसके फैलने की संभावना हो जाती है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। अगर आप अपने हाथों से, रोगी जो है वो किन्हीं वस्तुओं को, किन्हीं जैसे आपकी गाड़ी के गेट को छू रहा है, आपके मेन गेट जो घर का गेट है अगर उसको खोल रहा है, छू रहा है, नल को हाथ लगा रहा है, तो ये वायरस जो है वहां पर होते हैं। जब स्वस्थ व्यक्ति जो उन सतहों को, उन चीजों को छूता है तो उनमें भी क्या होता है, ये वायरस, अगर वो हाइजीन मेंटेन नहीं रख रहा है, हाथों को नहीं धो रहा है, तो उनमें फैल जाते हैं। तो इन फ्लू क्या है? आसपास के आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, आपके खांसी जुकाम से, आपके एयर से, हवा में अगर आपने खांसा छींका है तो उस जगह के संपर्क में अगर कोई रोगी, स्वस्थ व्यक्ति अगर आया है तो उसमें भी ये बीमारी हो सकती है। बहुत कॉमन बीमारी है, अमूमन साल में 2-3 बार तो ये सीजन में होती है ये बीमारी। तो लक्षण क्या है? खांसी जुकाम, नाक का बेना, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, कुछ सीरियसनेस में न्यूमोनिया भी हो सकता है,
श्वास लेने में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये बीमारी जो है, ये वायरस जो है वो आपकी श्वास नली को प्रभावित करता है, ट्रेकिया को प्रभावित करता है। ये बीमारी जो है वो पेंडेमिक भी रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो वायरल जो बीमारियां हैं, अब उनमें अपन 3 टर्म पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अपन एंडेमिक, एक पढ़ते हैं अपन पेंडेमिक, और एक पढ़ते हैं अपन एपिडेमिक। एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक, 3 प्रकार की जो है वायरस जो है, ये बीमारियां हैं। इनके फैलने की जो स्थिति है, फैलने का कितना व्यापक पैमाना है, कितनी जगह पर, कितने लार्ज स्केल में ये फैलती है, उसके आधार पर अपन जो है इन बीमारियों को जो है 3 प्रकारों में जो है अपन बांट सकते हैं, एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक। ये टर्म्स क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि एंडेमिक जो है वो बीमारी जो है वो एक छोटे स्तर पर होती है, जैसे किसी जिले में हो सकती है, जिले के किसी गांव में हो सकती है, किसी गांव के किसी छोटी मोहल्ले में हो सकती है। मतलब ये एक पूरे देश या पूरे राज्य या पूरे जिले में नहीं होकर कुछ विशेष क्षेत्र में, एक छोटे एरिया में होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडेमिक। जैसे अभी प्लेग की बीमारी आई थी, जब 90s के दौरान जब प्लेग आया था, तो भारत के कुछ ही जो एरिया थे, कुछ ही जो राज्य थे, जैसे गुजरात वगैरह, उन्हीं में फैला था। अभी एनसीफेलाइटिस है, जैपनीज एनसीफेलाइटिस जो है वो केवल उत्तर प्रदेश के कुल 1-2 जिले हैं, जैसे अपना गोरखपुर वगैरह है, उसी एरिया में फैलता है। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, एंडेमिक कहेंगे। एंडेमिक का मतलब होता है छोटे लेवल पे, छोटे स्तर पर जो है अगर कोई वायरल डिजीज जो है अपना प्रभाव दिखा रही है, एक कम्युनिटी में फैल रही है, एक समाज में फैल रही है, उसकी उस अवस्था को क्या बोलेंगे अपन, एंडेमिक बोलेंगे। दूसरा पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है तो व्यापक स्तर पर, परंतु किसी देश या किसी महाद्वीप के बड़े एरिया को अफेक्टेड नहीं कर रही है। जैसे एशिया महाद्वीप है, तो कोई भी बीमारी है अगर एशिया महाद्वीप के जो जितने भी देश है सब में नहीं फैलकर आधे देशों में या आधे से थोड़े ज्यादा देशों में अगर फैल रही है, तो उस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, पेंडिंग में बोलेंगे। है तो एक महामारी, महामारी का रूप हो गया, क्योंकि वो एक देश को ही नहीं कई देशों को अपनी चपेट में ले रहा है, परंतु सारे देशों को नहीं ले रहा है, या सारे महाद्वीप जो हैं अपने कॉन्टिनेंटल, उनको अपनी चपेट में नहीं ले रही है, तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे अपन, पेंडेमिक बोलेंगे। परंतु अब अगली कंडीशन आती है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। एपिडेमिक का मतलब हो गया है कि संसार के सभी महाद्वीपों, संसार के सभी देशों में जब एक साथ एक समान रूप से जो वो बीमारी अपना प्रभाव डालती है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब हो गया बहुत ही व्यापक स्तर पर आपके जहां जहां जितने भी देश हैं उसमें अपना प्रभाव वो जरूर दिखाती है। इसका एक उदाहरण जो है मैं आपको देता हूं, भी कोविड, कोरोना जो आया था, ये एक एपिडेमिक थी, एक वैश्विक महामारी थी, जिसने संसार के सभी देशों को एक समान रूप से प्रभावित किया या अफेक्टेड किया। तो महामारी के या किसी बीमारी के फैलने के जो है वो 3 स्तर हो सकते हैं, एंडेमिक हो सकती है, पेंडेमिक हो सकती है और एपिडेमिक हो सकती है। एक छोटे एरिया को प्रभावित करेगी, एक स्पेशल जगह को प्रभावित करेगी, किसी देश के किसी हिस्से को प्रभावित करेगी, तो वो कहलाती है आपकी एंडेमिक। बड़े एरिया को, कई देशों को अगर एक साथ प्रभावित कर रही है परंतु सारे देशों को नहीं कर पा रही है कंप्लीटली, तो वो कहलाती है पेंडेमिक। परंतु संसार के सभी देशों को अगर एक समान रूप से जो है वो बीमारी अगर उनमें फैलती है या उनको प्रभावित करती है, वहां की जनसंख्या को प्रभावित करती है, तो वो कहलाती महामारी, वैश्विक महामारी, ग्लोबल एपिडेमिक, तो उसको बोलते हैं अपन एपिडेमिक। तो
इन्फ्लुएंजा भी है जो वो एक प्रकार का क्या है, पेंडेमिक बीमारी रही है, यानी इसने भी संसार के कई देशों को जो है वो प्रभावित किया है। अभी भी जो है इन्फ्लुएंजा जो है वो आमतौर पर फ्लू जिसको बोलते हैं वो साल में एक दो बार तो होता ही है। अमूमन व्यक्ति जो है इससे प्रभावित, जिनकी इम्यून सिस्टम है कमजोर है या जो अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं, वो इससे संक्रमित होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा एबीसी प्रकार का होता है। एओबी मौसमी बीमारियां हैं, ज्यादातर जो है वो सर्दियों में होते हैं, विंटर सीजन में, परंतु सी प्रकार का है वो पूरा वर्ष होता है। अब ये जो है बचाव मैंने लिखा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि इन्फ्लुएंजा जो है उसकी वैक्सीन तो है परंतु इतनी प्रभावी नहीं है। कुछ वैक्सीन अगर बनी है जो कि 6 माह से बड़े अगर अपन हैं, एडल्ट हैं, उनको अपन दे सकते हैं, उनमें अपना बचाव हो सकता है, परंतु आमतौर पर जो है इसके जो है सिम्टम्स हैं उसके आधार पर ही इसका ट्रीटमेंट होता है, उसी से अपन बचाव कर सकते हैं। परंतु एक कंडीशन और है जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जो अपना रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उनमें एक वैक्सीन दी जाती है पेंटावेलेंट। जब रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है अपना वो RIP जो चलता है, नियमित टीकाकरण प्रोग्राम चलता है जिसमें ममता कार्ड बनता है, जिसमें कई 10-12 बीमारियों का जो है वैक्सीनेशन बच्चे को किया जाता है, तो उसमें एक वैक्सीन दी जाती है पेंटावेलेंट। 5 बीमारियों की जो है ये वैक्सीन एक ही वैक्सीन जो है वो दी जाती है 1.5 महीने पर, 2.5 महीने पर और 3.5 महीनों पर 3 टीके इसके लगाए जाते हैं बच्चे को, छोटे बच्चे को 1.5 महीने की अवस्था पर, 2.5 महीने की और 3.5 महीने की। इस पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 बीमारियों का इलाज किया जाता है, जिसमें आपका डिप्थीरिया हो गया, आपका पर्ट्यूसिस हो गया, आपका टिटनेस हो गया, आपका हेपेटाइटिस हो गया और एक आता है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो यहां कंफ्यूजन में नहीं होना है, ये मैं कंफ्यूजन है क्लियर कर देता हूं। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन जो दी जाती है वो इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए दी जाती है, परंतु पेंटावेलेंट वैक्सीन में जो है ये नाम जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है, ये वायरस डिजीज नहीं है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि इन्फ्लुएंजा, कॉमन फ्लू जिसको बोलते हैं, फ्लू जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन दोनों को ये एक ही बीमारी नहीं है, ये दोनों बीमारियां अलग अलग है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं होना है। इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। तो कई बार अपन को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं जो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो दी जा रही है रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के दौरान वो इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए है, नहीं है, वो इन्फ्लुएंजा अलग है, वो इन्फ्लुएंजा कहलाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कि कई मस्तिष्क मेनिंजाइटिस वगैरह की जो बीमारियां होती है अपनी, उनके लिए, उनको फैलाने में जो है जिम्मेदार होता है, उसके बचाव के उपचार के लिए ये पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है बच्चों में। तो इसलिए मैं आपको ये समझा देता हूं, ये जो है अपन ने लिया है कि टीकाकरण के दौरान जो पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए दी जाती है। इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए भी वैक्सीन बनाई गई है परंतु इतनी प्रभावी नहीं है। 6 माह से ऊपर जो बड़े हैं वो ले सकते हैं, कुछ प्रकार की वैक्सीन जो है वो बनाई गई है, परंतु ज्यादातर जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक होता है, क्योंकि ये जो है आमतौर पर फैलने की वाली बीमारी है। इन्फ्लुएंजा फ्लू जो है वो सीजनल बीमारी है, साल में 1-2 बार व्यक्ति जो है इससे संक्रमित हो सकता है। साइन सिम्टम्स क्या है, डायग्राम के माध्यम से अपन देख सकते हैं कि खांसी हो जाएगी, बुखार आ जाएगा, कमजोरी आएगी, गले में खराश हो जाएगी, राइनाइटिस जुकाम हो जाएगा जिसमें नाक बहती है, सर दर्द होगा, आंखों में लाल लाल आंखें हो जाएंगी, इचिंग सी होती है आंखों में। वो लक्षण किसके हैं? फ्लू के हैं, कॉमन कोल्ड के हैं। अब एक तो अपन को एक एलर्जी अलग होती है, इन्फ्लुएंजा और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा तो अपन समझ गए हैं। एक होता है कॉमन कोल्ड जो कि एलर्जिक बीमारी होती है जो सर्दी लगने के कारण होती है, और एक होता है इन्फ्लुएंजा जिसको अपन बोलते हैं फ्लू।
दोनों के लक्षण सेम होते हैं। कॉमन कोल्ड जो एलर्जी होती है, सर्दी के कारण आपको एलर्जी हो जाती है, सर्दी लग जाती है उसके कारण, और एक होता है अपना इन्फ्लुएंजा यानी अपना फ्लू। फ्लू वायरल डिजीज है। कॉमन कोल्ड जो है वो एलर्जी के कारण होती है, सर्दी वगैरह लग जाती है, परंतु लक्षण जो है दोनों में सेम होते हैं। तो ये हो गया आपका इन्फ्लुएंजा। तो आज अपन ने जो बीमारियां पढ़ी है वो बीमारियां हैं आपकी पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा। तीनों बीमारियां हैं, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। इन्फ्लुएंजा जो है वो याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जो नाम से ही इसको जब आप पढ़ोगे कि इन्फ्लुएंजा फ्लू, अपने आप ही आपको रिमाइंड हो जाएगा, क्योंकि अपन सभी इससे साल में एक आधी बार संक्रमित होते रहते हैं। तो इसके लक्षण जो है वो कोई ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, अपन को पता है सब क्या लक्षण है। पोलियो और रेबीज जो है वो इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में मिलेंगे अगली वायरल डिजीज के साथ। नमस्कार।